आज हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर लेबर से। ठीक है, आप लोग अपने पास भी खोल लें, बिकॉज आई थिंक इट विल टेक अ कपल ऑफ डेज टू अरेंज दिस। सो रेम्यूनरेशन मेथड, अकाउंटिंग फॉर लेबर रेम्यूनरेशन मेथड्स। हमने पता है अकाउंटिंग का क्या मतलब है। रिकॉर्डिंग वैल्यूएशन हमने मटेरियल्स की सीख ली, उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी और उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। वैल्यूएशन की थ्री टेक्निक्स, लीफो लीफो एफओ, लीफो लीफो एफओ, ये थ्री टेक्निक्स हो गई। इसको भी कल हमने समझा था। आज हम अकाउंटिंग फॉर लेबर से स्टार्ट करेंगे। अब अकाउंटिंग फॉर लेबर में अगेन वही सारी चीज है कि रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, व्हाट टू रिकॉर्ड, व्हेन टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड, डिसाइड टू रिकॉर्ड, वेदर टू रिकॉर्ड और नॉट, और उसकी वैल्यूएशन किस तरह करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये बहुत आसान है, अकाउंटिंग फॉर लेबर उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। अगेन जैसे हमने अकाउंटिंग फॉर मटेरियल स्टार्ट किया था, उसमें हमने सबसे पहली बात क्या की थी, द टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहली बात क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ लेबर। सो नंबर वन देर इज डायरेक्ट लेबर, नंबर टू देर इज इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो इदारे को रन करने में कहीं ना कहीं यूज होगी। ठीक है, अब आइए इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी कि लेबर को पे कैसे देंगे। असल मुद्दा तो यही है ना, मटेरियल तो आप सप्लायर से खरीद के ला रहे हो, तो वो सप्लायर बताएगा कि हम इतने का देंगे माल। ठीक है, यहाँ पे लेबर से आप पूछोगे कि भैया कितना लोगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे कि हमें चाहिए 9 to 5, या हमें चाहिए इतने प्रोडक्ट्स, या हमें चाहिए इतने घंटे। और फिर जब वो बोलेगा कि हाँ भैया मैं तो एक यूनिट बनाने का इतना लूंगा। अब एक यूनिट बनाने का मुझसे मुराद फर्नीचर इंडस्ट्री है, फर्नीचर फैक्ट्री है, तो वहां पे चेयर्स बन रही हैं लकड़ी की, टेबल बन रही है, बेड्स बन रहे हैं। तो कोई भी एक यूनिट बनाने का, अगर मैं चेयर, मुझे चेयर बनानी आती है तो मैं चेयर का एक यूनिट का इतना लूंगा, बेड बनाने का इतने एक यूनिट का इतना लूंगा, और अगर आप बोलेंगे टेबल बनाओ तो उसका इतना लूंगा, और इस तरह से वेरिएशन होगी। मेरा पर घंटा एक तो ये हो गया, एक मिनट मार्क कर लीजिए। थोड़ा सा आगे। राइट, सो अब लेबर से जब आप पूछेंगे कि भाई कितने में काम करोगे, तो लेबर तीन चार जवाब दे सकते। एक तो वो बोल सकता है कि भैया मैं तो एक यूनिट का इतना लूंगा। तो जिसका क्या मतलब हुआ कि वो पीस वर्क के हिसाब से पे मांग, कि मैं अगर चेयर बनाऊंगा एक चेयर का इतना लूंगा, अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो इतना लूंगा, अगर मैं अलमारी बनाऊंगा तो इतना लूंगा, अगर मैं कबर्ड बनाऊंगा या फिर कोई भी ऐसी लकड़ी की चीज बनाऊंगा तो उसका मैं इतना लूंगा। तो ये हो गया पीस वर्क। या तो वो लेबर बोलेगा कि नहीं भैया मैं पीस वर्क नहीं, मैं तो घंटे के हिसाब से लूंगा, दिहाड़ी। क्या लूंगा, दिहाड़ी, दिहाड़ी घंटे के हिसाब से, आवरली बेसिस। या तो वो लेबर बोलेगा कि नहीं मैं तो मंथली बेसिस लूंगा, मैं दिहाड़ी नहीं लूंगा, मंथली बेसिस, तो हम उसको मंथली बेसिस पे करेंगे। या वो बोलेगा कि नहीं भैया मैं तो ठेका लेता हूँ, ठेका, पूरा प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का मैं इतना लूंगा। प्रोजेक्ट से मुराद जैसे कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग बनानी होती है तो वो ठेके पे देते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जिसमें 20 माला बिल्डिंग है, इतने फ्लोर्स हैं, इतने अपार्टमेंट्स हैं, इतनी विंडोज हैं, फलाने फलाने, इसका पूरा ठेका हम आपको देंगे।
तो ये बिल्डिंग पूरी जब तक कंप्लीट नहीं होती आप हमारे साथ हो, और हम पे कैसे देंगे आपको, डेली बेसिस पे देंगे या फिर मंथली बेसिस पे देंगे, या प्रोजेक्ट खत्म हो जाए आधी पेमेंट अभी आधी पेमेंट बाद में, व्हाटसोएवर, वो फिर कॉन्ट्रैक्टर से तय होता है। तो ये तरीके आपको समझ आ गए, ये 4 तरीके हैं जिससे पेमेंट की जा सकती है लेबर। ओके, अब आइए अकाउंटिंग फॉर लेबर। अकाउंटिंग हमने दोबारा से जरा रिवाइज करे थे, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग मतलब where to record, how to record, what to record, whether to record. वेरी गुड। रिकॉर्डिंग में हम क्या क्या सीखते हैं, व्हाट टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड, वेदर टू रिकॉर्ड और नॉट, विच साइट टू रिकॉर्ड, विच बुक टू रिकॉर्ड। और दूसरा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हम क्या सीखते हैं, एक ही सवाल है उसमें, एट विच अमाउंट शैल बी रिकॉर्ड। अमाउंट क्या होगी, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल हम कल देख चुके थे, आज हम अकाउंटिंग फॉर लेबर देखते हैं। तो लेबर में भी हम यही 2 चीजें देखेंगे, रिकॉर्डिंग एलिमेंट और वैल्यूएशन एलिमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या समझा कि कितनी टाइप्स ऑफ लेबर होती है, कितनी टाइप्स ऑफ लेबर होती है, 2 टाइप्स, एक है डायरेक्ट लेबर और एक है इनडायरेक्ट लेबर। और इसके अलावा 2 टाइप्स और होती है, एक है स्किल्ड लेबर और एक है अनस्किल्ड लेबर। यूजुअली स्किल्ड लेबर को डायरेक्ट में डाला जाता है और अनस्किल्ड को इनडायरेक्ट यूजुअली, लेकिन क्वेश्चन वेरी करेगा फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर, सिनेरियो टू सिनेरियो। अब आइए उसका पेमेंट का क्या सिस्टम होगा, ये 4 ही तरीके हैं, या कोई पीस वर्क के हिसाब से पे लेगा, या आर्ली बेसिस, या मंथली बेसिस, या फिर ठेका होगा, पूरा प्रोजेक्ट वाइज होगा। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। ये छोट अब अकाउंटिंग फॉर लेबर के जो सवालात हैं वो अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल से काफी दर्जे आसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेसिक मैथ्स। तो आइए जरा ये इस सवाल को देखते हैं। अ बिजनेस हैज अ पीस वर्क सिस्टम फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है, पे करना, सैलरी वगैरह देना, ठीक है। रेम्यूनरेशन यानी पे। और ये कौन सा पे सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पीस वर्क। कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं इस अलग, पीस वर्क। द सिस्टम वर्क्स एज फॉलोज, $3.2 पर यूनिट फॉर अप टू 40 यूनिट्स पर वीक। 40 यूनिट्स तक वो कितना चार्ज करेंगे, 3.2। नेक्स्ट 41 से 50 यूनिट्स पर वीक 3.50। 41 से 50 यूनिट्स पर वीक कितना चार्ज करेंगे, 3.50। 3.50। नेक्स्ट 51 यूनिट्स पर वीक 51 यूनिट्स कितना, 3.80। 3.80। 51 टू हाउ मच, 51 टू उससे ऊपर जितना, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहे हैं, देर इज अ गारंटीड वीकली वेज ऑफ $120 पर वीक। गारंटीड वीकली वेज $120, यानी कि इसको हम कहते हैं बेसिक पे। बेसिक पे यानी कि इससे कम तो आप लेबर को पे कर ही नहीं सकते हो। यानी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेबर है और उसने सिर्फ 1 यूनिट बनाया है, तो 1 यूनिट बनाने के लिए उसको कितना मिलना चाहिए, $3.2। लेकिन गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि भैया तुम $120 से कम तो पे कर ही नहीं सकते हो, तुम्हें उसको मिनिमम 120 देने ही देने हैं, भले वो 0 यूनिट्स बनाए, 1 यूनिट बनाए, 10 बनाए, जितने मर्जी। हाँ अगर तुम्हारे 40 से ऊपर चले जाते हैं तो डेफिनेटली फिर तुम जो तुम्हारे रेट्स हैं उस हिसाब से पे करोगे। बट ये मिनिमम बाउंड्री है, इस लिमिट से नीचे नहीं आ सकते, ये लिमिट से नीचे नहीं आ। तो लेबर को तसल्ली है कि हाँ 120 तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं भले 40 बना पाऊं, उससे ज्यादा बना पाऊं या ना बना पाऊं, 120 तो मुझे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। उसको ये तसल्ली हो जाती है। आगे देखिए, वन एम्प्लॉई हैज प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द लास्ट 2 वीक्स। एक एम्प्लॉई का बता रहे हैं कि वीक 1 में उसने कितना बनाया, 35 यूनिट्स। वीक 1 35 यूनिट्स, वीक 2 44 यूनिट्स। अब बताओ उसकी पे कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द एम्प्लॉइज ग्रॉस वेज फॉर वीक 1 एंड वीक 2। बहुत आसान है, बताएं। उसने 35 यूनिट्स बनाए पहले हफ्ते में, तो 35 यूनिट्स को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3.20। तो कितना आ रहा है आंसर, 112। तो वीक 1 में क्या उसको 112 मिलेंगे,
नो, 120. बेसिक, ठीक है, तो उसको ये नहीं मिलेगा, उसको कितना मिलेगा 120। फिर आइए नेक्स्ट वीक 44 मल्टीप्लाई बाय कितना करें 4.5. 3.5। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आपका दिमाग बोलेगा 44 मल्टीप्लाई बाय 3.5। नो, हमने इसको किस तरह करना है, डस्टर का होगा, हमने इसको किस तरह करना है, हमने इसको करना है कि 40 यूनिट्स तक उसकी पे क्या है 3.2, फाइंड आउट कीजिए। 140.8. कितना 140.8. 140.8, और उसके बाद इसने कितने बनाए हैं वीक 2 में 44, यानी 4 यूनिट्स और बनाए हैं। तो अब वो 4 यूनिट्स इस रेंज में फॉल करेंगे, ठीक है, 40 तक ये पे होगा, उसके बाद जो 4 यूनिट्स और बन रहे हैं वो इस रेट के हिसाब से होगा 3.5। करो पहले कैलकुलेट करो, 40. कितना है 40. 14। तो वीक 2 की पे कितनी बन रही है, इसको ऐड अप करें 154.8. 154.8। अब टोटल वीक 1 एंड वीक 2 ऐड अप करें 274.8. 274.8। देखें आंसर वही है, नहीं वही है, आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगा वो 128 पॉइंट कितना है 274.8। 254. ये आपने जो है 14 ये 140.8 प्लस 14 तो 154 बन रहा है, सही है, और ऊपर आपने 120 देना है, परफेक्ट है, सही है आंसर। अच्छा अब आइए क्या करना है आपको, आपको क्या चीज नहीं समझ आ रही थी, इससे ज्यादा जो आपने 40 डबल 3.2 लिखा 4 मल्टीप्लाई 3.5 ये है. देखो जो रेंज है वो पहले आपकी वीक 2 में कितने यूनिट्स बन रहे हैं 44 यूनिट्स। 44 यूनिट्स में आपको रेंजेस बता दी गई है कि जब 40 यूनिट तक कोई भी लेबर बनाएगा तो उसकी पे रेट ये होगी, 40 से ऊपर 50 तक जो भी ये 10 यूनिट्स और बना रहा होगा उन 10 यूनिट्स की रेट ये होगी, और फिर उसके बाद अगर कोई 51 क्रॉस करेगा तो उसका रेट ये होगा। तो हमने वैसे ही किया कि 40 यूनिट्स तक हमने 3.2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो 1 to 4 यूनिट्स जो हैं जो इस रेंज में फॉल हो रहे हैं उसको हमने 3.5 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इस तरह वीक 2 का ये रेट निकल आया 154.8। चार यूनिट्स बन रहे हैं ये कहाँ expansion है. ये है ना 44 यूनिट्स हमने अज्यूम नहीं किया, 44 में से रेंज पहली रेंज माइनस कर दी 40, ओके. ठीक है। अच्छा ये इसकी कैलकुलेशन देखें, आप लोगों ने शायद कुछ गलत कैलकुलेट तो नहीं किया, 40 मल्टीप्लाई बाय 3.2, गलत है 28. इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक 128. 128, तो मल्टीप्लिकेशन में क्यों गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब इसका टोटल भी बताइए 148. 143, फिर इसका टोटल 62. 262, क्लियर, कोई मसला है यहाँ तक, अच्छा जी आगे फलक क्लियर है, नेक्स्ट आइए। अब ये सवाल देखिए, the following data relate to work at a certain factory, normal working day 8 घंटे, basic rate of pay per hour $6, फिर है standard time allowed to produce 1 unit 2 minutes, premium bonus 75% of time saved at basic rate,
What will be the labor cost in a day when 340 units are made? अब आइए इसको मैं इरेज कर दूं. सबसे पहले तो ये बताइए ओवर टाइम का क्या मतलब है. जो हम एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं अपने मतलब जो हम एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं, ठीक है. अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं इसकी पे कैसे हो. अगेन वही बेसिक है, पीस वर्क है या अर्ली है या फिर मंथली है या जो. बट ओवर टाइम 9 to 5 आप काम कर चुके हो और बॉस चाह रहे हैं कि आप 5 बजे से 7 बजे तक रुको एक्स्ट्रा टाइम. तो फिर तो हम घंटों के हिसाब से आप वो कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देती हूँ कि 9 to 5 काम करने के आपको पर आवर $10 मिल रहे हैं. ठीक है, 1 घंटे का. तो यहाँ पे कितने घंटे हो गए टोटल. 8 घंटे. 8 घंटे हो गए. तो आपको यहाँ पे 8 घंटे काम करने पे पर घंटे का $10. और बॉस चाहता है कि आप 2 घंटे और काम करो. तो अब अगर बॉस आपको बोलेगा कि बेटा मैं तुमको 2 घंटे का $10 मजीद दूंगा पर घंटा काम करने का, प्लीज कर लो, रुक जाओ 7 बजे तक, रुकोगे. क्यों. ऐसे हमारे मतलब काम की वो तो रुक जाओगे आप. सेट करने का. अब देखो यही फर्क होता है स्टूडेंट लाइफ में और रियल लाइफ में. जब आप रियल लाइफ में आओगे और जब आप एम्प्लॉय बनोगे और जब आप 9 से 5 सुबह से आप 7 बजे से उठे हुए हो और 9 बजे से 5 बजे तक काम किए जा रहे हो ऑफिस में, तो आपका दिमाग थक चुका होगा, आपकी बॉडी थक चुकी होगी एंड यू आर नॉट विलिंग टू वर्क फॉर एनी मोर आवर्स. ठीक है. भले वो जितने भी आपको सोने का पहाड़ लाके दे दे, आप बोलोगे नहीं मुझे घर जाना है, मुझे सोना है. तो फिर क्या, तो आज के जमाने में कहीं क्या ओवर टाइम नहीं होता है. तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसे एम्प्लॉयज मान जाते हैं और रुक जाते हैं. तो इस पे में तो एम्प्लॉय कतल नहीं मानेगा. तो उसको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो थका हुआ है, उसको आप ये $10 मोटिवेट नहीं कर रहा. अब वो बोलेगा कि अच्छा आप 2 घंटे ओवर टाइम कर लो, मैं पर घंटे का $15 दूंगा. अब आप बोलोगे यार $5 एक्स्ट्रा, $10 तो मिल ही रहे थे, $5 एक्स्ट्रा, सिर्फ 2 घंटे में $5 एक्स्ट्रा. यहाँ पे आप ये जो $5 एक्स्ट्रा यहाँ मिल रहे हैं, इसको कमाने के लिए यहाँ पे आपको 2 घंटे काम करने पड़ेंगे. और यहाँ पे 4 घंटे काम करने पड़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे में आपको वो एक्स्ट्रा मिल रहा है. ठीक है. तो अब आप मोटिवेट हो गए, बोले यार ईशा चलो यार कर लेते हैं, 2 घंटे की बात है, ये भी गुजर ही जाएंगे, थोड़ी सी हिम्मत और पकड़, 2 घंटे की तो बात है. $10 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उससे मैं मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे आने वाली है, मैं उसको गिफ्ट दे दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलान, इतने मसले आपको याद आ जाएंगे. चलो कर लेते हैं 2 घंटे की बात. तो ये आपको मोटिवेट करेगा एज एन एम्प्लॉय, बट ये आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करेगा. तो लिहाजा ओवर टाइम जब भी हम पे करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, तो उसमें 2 चीजें शामिल होती हैं, बेसिक पे प्लस प्रीमियम. क्या शामिल होता है, बेसिक पे और प्रीमियम. यानी बेसिक पे उसकी कितनी थी $10, लेकिन $10 पे तो वो मोटिवेट नहीं होगा, तो ओवर टाइम करवाना है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. अब वो एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा $8 भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा $2 भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा $5 भी हो सकता है. जैसे इस सिनेरियो में वो एक्स्ट्रा क्या है, $5. तो $10 और $5 क्या था, प्रीमियम. अब हम इस सवाल में आएंगे. ये हो गया ओवर टाइम. अच्छा अब यूजुअली क्या कहते हैं कि जो बेसिक पे होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है. क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट. और जो प्रीमियम होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट यूजुअली. ठीक है. अब आइए अब आइए इस सवाल पे बोनस वर्ड भी है, बोनस का जिक्र है. क्या जिक्र है, बोनस. बोनस का क्या मतलब होता है, बोनस का भी मतलब होता है एक्स्ट्रा पे. ठीक है, एक्स्ट्रा पे.
अब हम इस सवाल पे आएंगे और इस सवाल से समझेंगे। नॉर्मल वर्किंग डे कितना है? 8 घंटे का। बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर कितना है? $6। तो बेसिक रेट आपको पता चल गया इस सवाल में कितना है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं $6। और आगे क्या कह रहे हैं? और स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। 2 मिनट्स कह रहे हैं कि 2 मिनट्स में एक यूनिट बन जाते हैं। कितने टाइम में? 2 मिनट्स में एक यूनिट तैयार हो जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रीमियम बोनस। प्रीमियम बोनस 75% ऑफ टाइम सेव्ड एट बेसिक रेट। अब इसका क्या मतलब है? 75% ऑफ टाइम सेव एट बेसिक रेट। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि हमारे पास जो बेसिक नंबर ऑफ आवर्स है वो कितने हैं? 8 घंटे हैं। यस। अब जरा 8 घंटों में बताओ कितने मिनट्स हैं? एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 8 घंटे में कितने होंगे? 8 × 60 करें। 480। 480। 480 मिनट्स को जरा 2 मिनट से डिवाइड करें तो कितने यूनिट्स बन रहे? 240। 240 यूनिट्स। ओके, 240 यूनिट्स। अब आइए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 75% ऑफ टाइम सेव्ड एट बेसिक रेट। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है सवाल में? व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट इन अ डे व्हेन 340 यूनिट्स आर मेड? क्या कह रहे हैं कि 340 यूनिट्स बताओ कि जब एक लेबर 340 यूनिट्स बनाएगा तो कितनी पे होगी? यानी इन शॉर्ट ओवर टाइम पूछ रहे हैं, क्योंकि 240 बनाने के लिए तो पूरे 8 घंटे कंज्यूम हो गए। यस। तो एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स बनाने के लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा। यस। कितना ओवर टाइम करना पड़ेगा फाइंड आउट कर सकते हैं? बताएं, करें फाइंड आउट। एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक यूनिट बनाने के लिए 2 मिनट्स, तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए 200 मिनट्स हो गए ना? 200 मिनट्स। यस और नो? एक यूनिट बनाने के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितने लगेंगे? 200 मिनट्स। तो 200 मिनट्स एक्स्ट्रा उसको काम करना पड़ेगा लेबर को। 200 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करें, कितने आवर्स हो गए? इसको कैसे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय 60 करेंगे। यस और नो? 3.3। कितना आ रहा है? 3.3। 3.3 आवर्स। 3.3 आवर्स। तो 8 घंटे काम कर रहा है एक बंदा, उसमें 240 यूनिट्स बने। अब उसको 340 यूनिट्स बनानी है, तो टोटल कितने घंटे काम करना होगा? 8 + 3.3, 11.3 आवर्स। तो ओवर टाइम कितना हो रहा है 3.3 आवर्स का? यस और नो? 8 घंटे बेसिक पे है, बताओ कितना? 48 आवर्स। 48 आवर्स। प्लस $6 मल्टीप्लाई बाय 3.3 आवर्स ओवर टाइम। यस और नो? यस। 90। कितना आ रहा है? 90.8। इसका आंसर 19.8 आ रहा है। तो अब इसको और इसको प्लस करोगे तो टोटल बेसिक पे आ जाएगा। ठीक है, अब रुको, हमें असल मुद्दा है, या हमारा असल जो मसला है वो प्रीमियम का है। प्रीमियम इन्होंने बता दिया कि 75% ऑफ द टाइम सेव्ड एट बेसिक रेट। क्या मतलब हुआ? 75% मल्टीप्लाई बाय, जहां भी वर्ड टाइम आ जाए समझ जाओ मल्टीप्लाई बाय 1। टाइम का वर्ड आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट क्या है? $6। कितना हुआ? 450। है 75% ऑफ 6। 4.55। 4.5। तो यानी ये 4.5 आपका क्या है? प्रीमियम।
$4.5। तो 4.5 कितने घंटों के लिए वो दे रहे हैं? 3.3 आवर्स जो वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो जरा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 14.85। ठीक है, अब जरा इसको इसको और इसको ऐड अप कर लीजिए। 82.65। 82.65। कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है? 6 8 जा 48 $6 मल्टीप्लाई बाय 3.3 आवर्स कीजिए, 19.8। फिर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.3, 14.85। 14.85। इन सबको प्लस करना है। 48 प्लस 19.8 प्लस 14.85। 82। इसको और इसको प्लस कीजिए, कितना आ रहा है? 48 प्लस 14.85, 62.85। what will be labor cost in a day when 340 units are made? ओके ओके ओके, आपको ये चीज नहीं करनी, ये चीज ऐड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि सवाल में ओवर टाइम का जिक्र नहीं है। सवाल में क्या कह रहे हैं? बोनस कह रहे हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं? बोनस कह रहे हैं। बोनस इज डिफरेंट, ओवर टाइम इज डिफरेंट। जब हम ओवर टाइम करेंगे तो हमें ये पूरा सेम टू सेम एज इट इज फॉलो, एज इट इज। लेकिन चूंकि वहां ओवर टाइम का वर्ड नहीं है, वहां पे प्रीमियम बोनस का वर्ड है, तो हमने सेम ये चीज की, सिर्फ ये चीज हम हटा देंगे, सिर्फ ये नहीं होगा, बाकी प्रीमियम बोनस इसी तरह। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को पूरा नोट डाउन कर लीजिए और इसको भी नोट डाउन कीजिए, लेकिन हेडिंग डालिए ओवर टाइम। ठीक है, और उसके बाद बोनस की हेडिंग डाल के सिर्फ ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन कीजिए। समझ आ गए? और ये कैलकुलेशन दोनों के लिए सेम है। तो आपके पास दोनों चीजें आ गई। ओवर टाइम की हेडिंग डालिए, सेम बेसिक पे प्रीमियम लिखिए, उसके नीचे ये लिखिए, ये लिखिए, ये भी लिखिए। और फिर दूसरी हेडिंग डालिए, आपकी वर्किंग में आएगा, ये वर्किंग में आएगा। दिस वन विल कम द वर्किंग, वर्किंग वर्किंग। उसके बाद फिर दूसरी हेडिंग डालिए बोनस, बोनस में सिर्फ ये लिखिए और फिर ये ऐड करिए, दैट्स इट। पलक क्लियर? सर ओवर टाइम। बोनस और ओवर टाइम में ये डिफरेंस है कि ओवर टाइम आपसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। और ओवर टाइम में होता ये है कि जो आपका अल्लाह भला करे 3.3 आवर्स है ना, उसकी आपको बेसिक पे भी मिलेगी प्लस प्रीमियम मिलेगा। बेसिक पे भी मिलेगी प्लस प्रीमियम भी मिलेगा। लेकिन जो बोनस है, बोनस में वो आपको बोनस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी मर्जी है, 2 घंटे काम करोगे तो आपको बोनस 3.3 आवर्स काम करने के लिए $4.5 पर आवर के हिसाब से मिलता है। ये बोनस है, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, ये एम्प्लॉयर की मजबूरी नहीं है, ना एम्प्लॉयर की तरफ से कोई जबरदस्ती। और अगर हम नहीं करते काम तो वो हमें नहीं देंगे। नहीं देगा, ये बोनस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप चूज करते हो तो ये मिलेगा। ओवर टाइम क्या होता है? ज्यादातर ओवर टाइम जो कंपनीज है, फर्म्स में यूजुअली जो ओवर टाइम करवाते हैं, और दूसरी कंपनीज में भी उनकी मजबूरी होती है, तो वो चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। तो वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो उसको अच्छा खासा देंगे कि बेसिक भी उसको प्लस प्रीमियम भी। और बोनस में ये है कि अगर रुकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तो बोनस मिल जाएगा आपको। नहीं रुकते हो, कोई बात नहीं, जाओ तुम।
कल आना है, दैट्स बोनस। जी, डन हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन। Unit labor cost. Labor cost can often be a significant element of unit cost and it can change if different remuneration methods are introduced or if there is a change of productivity. अब एक और सवाल है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी बहुत मसला नहीं है। A business makes one product which is made individually by each employee. In the past, the 10 employees have been paid at an hourly rate of $5 per hour for 38 hours each week. And any overtime hours are paid at the rate of time and a half. क्या मतलब इस बात का? ओवरटाइम किस बेस पे पे किया जा रहा है? टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का क्या मतलब होगा? 1.5। वेरी गुड। टाइम एंड हाफ, टाइम एंड a quarter, टाइम एंड 1/3। ये सब का क्या मतलब है? 1.5। इसका मतलब है 1 पॉइंट क्वार्टर है तो 1.4। 1.4 है या 1.3 होगा? 1.3। एंड देन इधर 1/3, 4/3 हो जाएगा। 1 पॉइंट कितना? 25। 1.25 और ये क्वार्टर है तो 1/4 है तो ये 1.75। ठीक है, ये हाफ हो गया, ये क्वार्टर हो गया, ये टाइम एंड 1/3 हो गया। अब आइए इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि 5 बेसिक रेट कितना है? $5 पर आवर फॉर 38 आवर्स। कितना है? $5 पर आवर फॉर 38 आवर्स। कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 38। 190 $190। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं?
ओवर टाइम इज पेड एट द रेट ऑफ टाइम एंड अ हाफ। टाइम एंड अ हाफ का क्या मतलब हुआ कि ओवर टाइम पे हो रहा है 1 टाइम एंड अ हाफ, ठीक है, इस हिसाब से। और कितने घंटे ओवर टाइम है जरा बताएं, कितने घंटे ओवर टाइम इन अ टिपिकल वीक? द एम्प्लॉइज वर्क वुड ईच वर्क फॉर 6 ओवर टाइम आवर्स। 6 ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाई बाय 6, बताएं। और यहाँ पे $5 मल्टीप्लाई बाय 6 आवर्स हो जाएगा ओवर टाइम। 45 यहाँ कहना है 45 45 आवर्स, ठीक है। अब आइए, एंड ऑन एवरेज प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ईच वीक, ठीक है, एक हफ्ते में 1000 यूनिट्स बन रहे हैं। इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, द मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेम्युनरेशन पैकेज टू अ पीस वर्क सिस्टम। वो कह रहे हैं कि भाई हम प्रोडक्टिविटी बेहतर करना चाह रहे हैं इदारे की, यानी कि 1000 यूनिट्स अभी बनाते हैं तो प्रोडक्टिविटी बेहतर करने का क्या मतलब है, हम 1000 से ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा। तो कैसे मोटिवेट करें? ओवर टाइम सिस्टम को हटा के हम पीस वर्क पे ले आए, जितने यूनिट्स बनाएगा एम्प्लॉय उतनी ज्यादा पे उसको मिलेगी, तो वो मोटिवेटेड होगा कि मैं ज्यादा ज्यादा बनाऊं। तो लेट्स सी उन्होंने क्या सिस्टम दिया है। ईच एम्प्लॉय विल बी पेड एट द रेट ऑफ $2.10 पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 80 यूनिट्स। तो 80 यूनिट्स तक बनाने के लिए उनको कितना मिल रहा है? $2.1। उसके बाद $2.5 per unit for any units produced over and above 80। 80 से ऊपर अगर बनाएंगे तो कितने मिलेंगे उनको? 2.5। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इट इज एंटिसिपेटेड दैट ईच एम्प्लॉय विल प्रोड्यूस 110 यूनिट्स पर वीक। क्या कह रहे हैं कि हर एम्प्लॉय कितना बनाएगा इस सिस्टम के बाद? 110 यूनिट्स। और इनके पास टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं? 10 एम्प्लॉयज हैं, तो 10 कितने बना लेंगे? 1100 यूनिट्स, ऐसा ही है। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई? 1000 से 1100 पे आए कि नहीं आए? आ गए ना। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द यूनिट लेबर कॉस्ट अंडर द आवरली रेट सिस्टम एंड अंडर द पीस वर्क सिस्टम? हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं, एक एम्प्लॉय का 1 घंटे का क्या कॉस्ट होगी, और यहाँ पे अगर हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं, एक एम्प्लॉय की 1 घंटे की 1 यूनिट की क्या कॉस्ट होगी, बिकॉज ये पीस वर्क है। पता कर सकते हैं आप लोग। मेजर चीजें दोनों मैंने बता दी है इधर भी इधर, जरा खुद से ट्राई करें इसको।
ठीक हो गया, डन। क्या समझ आ रहा है, इसको किस तरह किए, पर आवर रेट निकालना है। ये टोटल 38 आवर्स का है ना, ये पूरे हफ्ते का निकाला है, पूरे हफ्ते का ही है ना। 38 आवर्स कितने हैं, देखो, पूरा 38 आवर्स ईच वीक, पूरे हफ्ते का है। तो अब आपको आवरली निकालना है, 1 घंटे का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 190 प्लस 30 प्लस 45, 265 कितना आ रहा है, 265 $265 आ रहे हैं टोटल खर्चा। ठीक है, अब $265 ये कितने घंटों के लिए आ रहा है टोटल खर्चा, 38 प्लस 6 आवर्स, यस तो कितने हो गए, 44 44 आवर्स है। यस तो 1 आवर का कितना होगा, हम्म 265 डिवाइड बाय 44 कितना आ रहा है, 6.0 6.02। ठीक है, ये आवरली आ गया। अब यहाँ पे पीस का बताएं, इसका कितना आ रहा है, ये अल्लाह भला करे आपका, what is the unit labor cost under the hourly rate system and under the piecework system। अच्छा, 1 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, क्या क्वेश्चन में गिवन है, 1 यूनिट को बनाने के लिए, नहीं गिवन ना। टोटल 1000 यूनिट्स का सिर्फ बताया हुआ है कि पूरे हफ्ते में 1000 यूनिट्स बन रहे हैं। अगर हम इसी कॉस्ट को, क्योंकि ये टोटल 44 आवर्स की कॉस्ट है और इन 44 आवर्स में 1000 यूनिट्स बन रहे हैं, ऐसा ही है, तो 44 आवर्स में 1000 यूनिट्स बन रहे हैं, उसकी कॉस्ट 265 आ रही है, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, 265 डिवाइड बाय 1000 करने हैं, सिंपल 0.265 0.265 अगर यूनिट बेस पे चलेंगे। और यहाँ पे, अब यहाँ का बताइए, हमें कितने बनाने हैं, 1100 यूनिट्स बनाने, 80 यूनिट्स जब तक हम बना रहे हैं, 80 यूनिट्स की कितनी कॉस्ट है, 2.1। फिर उसके बाद 80 के ऊपर 1100 माइनस 80 करें, 1100 माइनस 80 करें, 1020 1020 मल्टीप्लाई बाय 2.5, रेट निकालें, 2550, और ये ऊपर 80 मल्टीप्लाई बाय 2.1, 168 168। yes टोटल निकालिए, 2788 2788, 18, तो ये टोटल निकल रहा है पर यूनिट का। इसको डिवाइड बाय 1100 करें, 2.47। अब देखते हैं कि इन्होंने सोल्यूशन में क्या निकाला है। लेबर कॉस्ट आवरली रेट 10 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 5, इन्होंने यहाँ पे 10 से भी मल्टीप्लाई किया जो हमने नहीं किया, हमने एक एम्प्लॉय का निकाला। तो अगर पूरे 10 एम्प्लॉयज का निकालना है तो 10 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1900, और ओवर टाइम का आंसर क्या आ रहा है, 450। ये $7.50 7.50 यहाँ से आ रहा है ना, 6 प्लस 1 पॉइंट, ये जो आप करेंगे ना, $5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, yes 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, जो भी आंसर आएगा वो आपके आवर्स में आ जाएगा। तो 6 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, 6 को ऐड करेंगे तो उसमें 7.5 आ जाएगा।
कर लेना, करके देख लेना, तसल्ली हो जाएगी आपको। $5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना आ रहा है? वो 7.5। 7.5 आ रहा है। तो बस वही 7.5 को इन्होंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, हमने भी वही किया। सिर्फ जो एक एड ऑन है वो है 10 एम्प्लॉइज से मल्टीप्लाई करके, हमने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो टोटल लेबर कॉस्ट आ रही थी कितनी? ये पूरा हमारे पास कितना आ रहा है? 2650 आ रहा है ना, 265। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो कितना आ गया? 2650। फिर हमारा भी वही आ गया, सेम आ गया। यहाँ अलग अलग 10 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप ये भी इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 10। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं करें, और ये यहाँ पे नहीं करें 10 से मल्टीप्लाई, जैसे हमने किया है सेम टू सेम एज इट इज, बस जो टोटल आया है उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई। टोटल लेबर कॉस्ट आपकी आवरली रेट के हिसाब से आ। अब पीस वर्क के हिसाब से अगेन 168 2550 हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय 10 कर, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, या इस टोटल को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, तो क्या आ गया? 27180। यस। 2430 आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन एरर है? नहीं, आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की है, ये 80 जो है ना, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इट इज एंटिसिपेटेड, क्वेश्चन पे चाहिए जरा सेकंड पैरा। इट इज एंटिसिपेटेड दैट ईच एम्प्लॉई विल प्रोड्यूस 110 यूनिट्स पर वीक। 1100 यूनिट्स जो हमने बनाने हैं टोटल, हमने यहाँ पे क्या किया था? टोटल से कर लिया था, 1100 माइनस 80 कर लिया था। तो 1100 माइनस 80 नहीं करना था, 110 माइनस 80 करना था, ये मिस्टेक हुई। क्यों? क्योंकि पूरे हफ्ते में कितने यूनिट्स बनाए हैं? 110 यूनिट्स बनाए हैं। 110 माइनस 80 करें, कितना आ रहा है आंसर? 110 माइनस 8। यस, 930। 930। 110 माइनस 80, 30। क्या हो गया आपके कैलकुलेटर को? हाँ, 30। अब आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो आंसर। 750। 750, ठीक है। यस। अब ये 750 क्या है? ये आपने 10 से भी मल्टीप्लाई किया, यस। तो यहाँ पे भी देख लें दोबारा से। 1680 आ जाएगा। यस। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2430। तो टोटल यहाँ का भी आ गया, टोटल यहाँ का भी आ गया। अब क्या करना है? अब यूनिट लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो यूनिट लेबर कॉस्ट किस तरह निकालेंगे? ये टोटल को आप डिवाइड कर देंगे 1100 से, और ये टोटल को आप डिवाइड कर देंगे, नहीं नहीं, ये 1100 से नहीं, 110। 110। इन्होंने 1100 से क्यों किया डिवाइड? इधर 1100 से किया और इधर 1000 से, इधर 1000 से। 1235। हाँ ठीक है, ठीक है। इधर 1100 से किया डिवाइड, इधर 1000 से। इधर 2.0, ओ सॉरी 2.20। 2.20, और इधर 50। 2.6। 2.6। तो अब कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है? ज्यादा पे कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। 2.6 यहाँ मिल रही है, यहाँ पे 2.2 मिल रही है, यहाँ पे ज्यादा मिल रही है, आर्ली रेट में ज्यादा पे। ठीक है, यस। फलक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इसी तरह आगे एक और सवाल है, ये मैं 5.2, ये मैं चाहूंगी ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्रॉस पे एंड डिडक्शंस। अब ये जरा नोट कर लीजिए, ये एक रूल है। रूल क्या है? पढ़िएगा फलक, ग्रॉस पे एंड डिडक्शंस का जो बॉक्स है वो पढ़ें।
ये मैं इरेज कर दूं, कॉपी तो नहीं कर, आप ले लीजिए जल्दी से। पिक्चर में क्या समझ आएगा, वो तो बता, पतला स्मार्ट से लिखा हुआ है, देख लिए, पिक्चर ले ली, ले लो आज। अब पढ़िए, द एम्प्लॉयर मस्ट डिडक्ट Employer must deduct income tax and employer's benefit contributions from the gross or in the net pay to employees. The cost for an employer is the gross fee plus the employer's benefit contribution. क्या कह रहे, दो चीजें, एक है Income tax. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, और एक है एम्प्लॉयज बेनिफिट कंट्रीब्यूशन। क्या मतलब है दोनों का, क्या फर्क है दोनों में? एक है, इसमें जो फर्क है वो है यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखा हुआ है और यहाँ पे एम्प्लॉई लिखा है। एम्प्लॉयर का मतलब जो बॉस है, जो कंपनी है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंपनी, और ये एम्प्लॉई वर्कर जो काम कर रहा है, ठीक है। अब आइए, पे कौन देता है वर्कर को, कंपनी देता है, एम्प्लॉय देती, एम्प्लॉयर देता है, ठीक है। ये इसको क्या देता है, तनख्वाह, जिसको हम सैलरी भी कहते हैं, जिसको हम पे कहते हैं, जिसको हम रेम्यूनरेशन कहते हैं, जिसको हम वेज कहते हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, ये सब इसको मिलता है। होता ये है कि बाज़ औक़ात, फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय की पे है $10,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन उसके बैंक में सिर्फ 8,000 डिपॉजिट होते हैं। क्यों भाई, क्यों भाई? कार्ड काट के जमा होते हैं, क्यों? क्योंकि उसको बताया जाता है कि बेटा तुम्हारे हर महीने की सैलरी में से हम एम्प्लॉय बेनिफिट कंट्रीब्यूशन काट लेंगे, और काट करके एक ये जो 2,000 है तुम्हारे, ये तुम्हारे ही हैं, मगर तुम्हारे नाम से कंपनी उस अकाउंट को मेंटेन कर रही है, ताकि जब तुम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी छोड़ के जाओगे कंपनी को और तुम्हें जरूरत होगी उस वक्त पैसों की, तो यही जमा किए हुए पैसे हम तुमको दे देंगे, तो तुम्हें आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, जिसमें एम्प्लॉय की ही तनख्वाह में से कुछ हिस्सा काट के रख लिया जाता है। क्लियर? यस। अब आए, फिर एक दफा कंपनी कहती है कि बेटा तुम्हारी जो तनख्वाह है ना, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में 10,000, ठीक है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने कहा है, इसलिए मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं $1,000 तुम्हारे नाम से अलग कर लूं। तुम 10,000 अगर सैलरी है तुम्हारी, तो उसका 10% विच इज 1,000 वो मैं अलहदा कर लूं, लेकिन तुम्हें पूरा ये 10,000 मिलेगा, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये 10,000 पूरा मिलेगा। ये 1,000 जो है ये एड ऑन है, एडिशनल है, लेकिन ये किसकी जेब से कट रहा है, कंपनी की जेब से। ये कंपनी की जेब से कट के जा रहा है, अलग से बैंक अकाउंट में रखा जा रहा है, इसके नाम पे, इसी एम्प्लॉय के नाम। क्यों? ताकि कल कला को जब ये एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएगा, तो पेंशन की शक्ल में, या कोई इसी की कोई इंजरी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो क्योंकि ये जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक हाई रिस्क कंपनी है, तो उसके मेडिसिनल यूज के लिए, या हो सकता है कोई हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, या हो सकता है कोई भी एज सच XYZ चीज के लिए जो कि एम्प्लॉय के लिए है, वो उसको बाद में दे दी जाएगी, मतलब उसी के इस अकाउंट में से खर्चा किया जाए।
तो ये कंपनी क्या कर रही है, पहले से ही अपनी जेब से निकाल के उस एम्प्लॉय के नाम का अलग है, उसके 10,000 में से नहीं निकालना। नहीं, ये एड ऑन, ये समझो एक प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट किसके लिए है, ये एम्प्लॉय के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए क्या ये प्लस पॉइंट है, नहीं, उसकी पॉकेट में से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है। अब इन दोनों की ट्रीटमेंट कैसे होगी, ट्रीटमेंट यानी कि क्या, ट्रीटमेंट यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय के पैसों में से काटा जाएगा या ऐड किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस पे। ये क्या है, ग्रॉस पे। ये किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। लेकिन अब सामने आ गया है कि एम्प्लॉइज बेनिफिट कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉय को अपने ही सैलरी में से 2,000 छोड़ने पड़ेंगे और उसको मिलेगा सिर्फ 8,000। तो ये क्या हो गया उसका नेट पे, नेट पे। ठीक है, ये इसको नेट उसकी जेब में लिया है। तो ये जो बाकी 2,000 है ये इस 10,000 में ऐड हुआ है कि कट रहा है, कट रहा है। तो जब भी सवाल में एम्प्लॉय बेनिफिट कंट्रीब्यूशन आएगा आपने उसको ग्रॉस पे में से क्या करना है, माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यस। अब आइए इधर, अगर सवाल में आता है कि एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कंट्रीब्यूशन है, अगर सवाल में आता है कि एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कंट्रीब्यूशन है तो जरा मुझे बताओ ग्रॉस पे में ये ऐड होगा कि कटेगा, ग्रॉस पे में ऐड हो जाएगी। क्या ये अमाउंट इसको मिल रही है, नहीं है, तो नहीं मिल रही तो ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ कुछ भी नहीं। तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा जब सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ जरा कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, तब आप बताओगे कि हाँ कंपनी को ये 10,000 भी पे करने पड़ेंगे प्लस ये अपनी जेब से भी निकाल के देना पड़ेगा अलग अकाउंट। तो ये वाले तो कंपनी अभी अपनी अकाउंट में एग्जैक्टली, ये है कंपनी के पास, ये एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा, मगर उसके नाम लेकिन पे है उसके नाम पे, तो यानी जेब से तो निकल गया ना, ये 1,000 अब कंपनी अपने प्रॉफिट में से नहीं निकाल सकती किसी और वर्क के लिए, वो अलग अलग से हो गए हैं, वो एम्प्लॉय के नाम पे, उसको नहीं छेड़ा जा सकता। गेटिंग द पॉइंट। तो ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड। तो अब आपको सवाल बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा कि सवाल पूछ क्या है, क्या सवाल पूछ रहा है कि कंपनी की जेब से कितना जाएगा या सवाल पूछ रहा है कि एम्प्लॉय की जेब में कितना आएगा। तो अब जैसे आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर की जेब से कितना जाएगा, तो एक तरीका ये भी है पूछने का कि टोटल लेबर कॉस्ट क्या होगी कंपनी के लिए। तो टोटल लेबर कॉस्ट क्या होगी, दिस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। डन हो गया। अब आइए ये एग्जाम्पल है और जरा ये खुद से कीजिए, देखते हैं कितना होता है। एन एम्प्लॉय इज पेड at an hourly rate of $7 for a 35-hour week. An employee is paid at an hourly rate of $7 for a 35-hour week, with any overtime hours paid at time and a half. During week 22, the employee worked for 41 hours. The income tax to be deducted was $55. Employees' benefit contributions for the week were $28. And the employer's benefit contributions were $29. What is the employee's net pay? क्या पूछा जा रहा है? What is the employee's net pay? Employee's net pay. तो नेट पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो उसकी ग्रॉस पे निकालेंगे, ग्रॉस पे, फिर उसमें हम इन जो और क्या मेंशन्ड है यहाँ पे,
इनकम टैक्स डिडक्ट होगा या नहीं होगा इसमें से? डेफिनेटली होगा, इनकम टैक्स। और फिर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, यस, एम्प्लॉइज बेनिफिट कंट्रीब्यूशन है, यस, तो वो डिडक्ट होगा या ऐड होगा? ऐड होगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट कंट्रीब्यूशन हमको डिडक्ट होगा। डिडक्ट होगा, एम्प्लॉइज बेनिफिट कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होगा। और उसके बाद फिर एम्प्लॉयर का भी गिवन है, एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कंट्रीब्यूशन ऐड ऐड होगा डिडक्ट होगा? ना ऐड होगा ना डिडक्ट होगा, क्योंकि ये हम किसका निकाल रहे हैं? एम्प्लॉय। अभी वो चीज उसको मिली ही नहीं है, वो क्यों ऐड करेगा? वो एम्प्लॉयर के उसमें से क्या होगा? डिडक्ट होगा। अब आइए, बताइए, निकालिए। डन। क्रॉस पे निकाल लिया, क्रॉस पे कितना? 27।
ग्रॉस पे सिर्फ 287 तो नहीं है, इसमें आपने ओवर टाइम नहीं ऐड किया। हम्म, प्रीमियम नहीं ऐड किया, बेसिक तो ऐड कर दिया, प्रीमियम। हाँ मसला हो रहा है, अभी तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए। देखें बहुत आसान है, इसको कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दे दिया कि ये दोनों तो बात की कहानी है और ये दोनों तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये क्या मेंशन्ड है? 55, ये माइनस होगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन ये क्या है? 28, ये भी माइनस होगा। अब बचा ग्रॉस पे। ग्रॉस पे असल चीज है जो हमने निकालनी है। ग्रॉस पे क्या है? आपका $7 फॉर अ 35 आवर वीक, बेसिक रेट बता दिया $7 है, और टोटल इन्होंने काम कितना किया है? 41 आवर्स। तो ठीक है, तो बेसिक पे, 27। सबसे पहले तो आप देखें आपके पास 35 आवर्स का वीक, तो आपने 35 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $7। फिर उसके बाद जो ओवर टाइम काम किया है, क्योंकि 41 आवर्स का पूरा काम हो रहा है वीक 22 में, तो 41 माइनस 35, ओवर टाइम आवर्स कितने आ गए? 6 आवर्स। 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $7, क्यों? क्योंकि ओवर टाइम है, बेसिक किसका आएगा? 6 hours कैसे? हाँ, 6 hours. 41 माइनस 35, 41 माइनस 35, क्यों? क्योंकि 41 आवर्स वीक यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उन्होंने 41 आवर्स काम किया, लेकिन एक हफ्ते में कितने आवर्स हो रहे हैं? 35। तो 41 माइनस 35, 6 आवर्स आपका ओवर टाइम आ रहा है, तो ओवर टाइम का भी बेसिक पे निकालेंगे। 6 अब hours. आप बताएं कि इसका टोटल बेसिक पे कितना है? 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 22 23 24, 245, और यहाँ पे 7 6 जा 42, तो टोटल कितना आ गया? 47. ये हम क्या निकाल रहे हैं? हम ग्रॉस पे निकाल रहे हैं। तो ग्रॉस पे में बेसिक पे भी आ रहा है, ये कितना हो गया? 287, और प्लस प्रीमियम। प्रीमियम के बगैर कैसे ओवर टाइम कंप्लीट हो सकता है? प्रीमियम में क्या करेंगे? 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय, अब ओवर टाइम कितना वो बोल रहे हैं? टाइम एंड हाफ। तो टाइम एंड हाफ का क्या मतलब है? 1.5. टाइम एंड हाफ का क्या मतलब है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? $7 बेसिक पे से। आंसर बताइए। 63. 63। अब ये इसको ऐड अप कीजिए। 350. 350 आ गया, ये आपका ग्रॉस पे है जो आ रहा है 350। अब आप निकाल लें इसका नेट पे। नेट पे यू श्योर ये 350 है? Yes. यहाँ तो 3 थे मैडम. हाँ वही ना, गड़बड़ हुई है कुछ। अच्छा चलिए इसको पहले टोटल अप करें। टू 67 आ रहा है। अच्छा जी, जरा इसको एक मिनट मुझे देखना है। टाइम एंड हाफ ही है ना? ये दोबारा कैलकुलेट कीजिए। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरा नोट डाउन कर लें आपको। देखें, जब आप ये करते हैं ना, प्लीज नोट, प्लीज नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ ये गलती हुई है, ये यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो जाए। हमने जब यहाँ पे ले लिया, हमने जब यहाँ पे 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 7 बेसिक पे यहाँ पे ले लिया, तो इसका मतलब है कि हमने ये 1.5 में से जो 1 है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया। क्योंकि ओवर टाइम का क्या मतलब है? जो ओवर टाइम है ना, ओवर टाइम, ओवर टाइम 6 घंटों का हो, तो वो कहते हैं 6 घंटों का टाइम है ना हाफ के हिसाब से हुआ है।
टाइम एंड हाफ का मतलब है कि 6 घंटे, टाइम का मतलब है 1 यानी कि बेसिक रेट, और 0.5 प्रीमियम है। तो जब आप ये एक साथ कर लेते हो तो फिर आपको ये वाला स्टेप अलग से करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप इस स्टेप को यानी 1 को यहाँ पे अलग से करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो, करो। तो बिल्कुल कर सकते हो, करो। लेकिन फिर यहाँ पर 1 नहीं लिखना, यहाँ पे 0.5। अब यहाँ पे 0.5 करके जरा करो, ये करो। 6 hours मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय $7, 21. 20। अब करो टोटल, अब आपका सही आंसर 308, 308, यहाँ पे भी 308। और अब आप टोटल निकाल लें। Five. क्लियर? Yes. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. पिक्चर लेना है, पिक्चर ले लें, नोट्स लिखने हैं, नोट्स ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बेनिफिट एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन बेनिफिट क्लियर हो गया? Yes. अच्छा जी। अब सेम एग्जाम्पल सम है, सेम एग्जाम्पल सम है। और आगे देखिए 6.2 पे क्या लिखा है, रिटर्निंग टू द एम्प्लॉई फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द वीक इज 31। व्हाट इज द लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर फॉर दिस एम्प्लॉय फॉर द वीक? ये हमने क्या निकाला है, एम्प्लॉइज नेट पे। अब आपको सवाल क्या कह रहा है कि सेम डेटा है, सेम एग्जाम्पल है, अब बताओ एम्प्लॉयर्स लेबर कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉयर के लिए लेबर कॉस्ट क्या है, जरा करिए जल्दी से, करिए जल्दी से। एम्प्लॉयर्स लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉयर को कितना पे करना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को कितना पे करना पड़ेगा? नंबर 1, ग्रॉस पे उसको देनी है नहीं देनी? ग्रॉस पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो दोबारा तो करने की जरूरत नहीं है। कितना है? 308। उसके बाद इनकम टैक्स क्या हम पे कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉयर पे कर रहा है? नो। तो वो करने की जरूरत ही नहीं है, ना ऐड करो ना सब्ट्रैक्ट करो। एम्प्लॉइज बेनिफिट कंट्रीब्यूशन क्या एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है? नो। तो उसको भी ना ऐड करने की जरूरत है ना डिडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन था एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, तो उसको हम, वो 31 है, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? Add करेंगे. ऐड करें। एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कंट्रीब्यूशन 13, आप बताएंगे? 339. 3 क्लियर? इजी? कोई मुश्किल? पर्सपेक्टिव का खाली फर्क आ गया, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, जरा खुद से कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें पे स्लिप्स गिवन है, तो वो पे स्लिप्स को सामने रखते हुए, यानी जो आपका डेटा है वो पे स्लिप्स के ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों पे स्लिप्स को सामने रखते हुए ये सवाल हल कीजिए।
हो गया? नहीं? अच्छा, अब एक सेकंड जरा देख लें इधर। आपको लेने आ गए अभी, हाँ, अगर आप उनको बोल दो कि अगर 10 मिनट्स और दे सकें तो मैं चैप्टर वाइंड अप कर दूंगी, नहीं तो फिर अगले क्लास में जाएगी बात। आप बोल कर आ जाओ कि मुझे 10-15 मिनट्स और हैं, तो अगर आप वेट कर लें प्लीज। अच्छा, ये सवाल जो अभी मैंने आपको दिया है इसको आप घर पे देख लीजिएगा। अभी जो मेन चीजें, एक टॉपिक और रहता है वो मैं कराना चाह रही हूँ इसी चैप्टर का। अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट पे हमने वैल्यूएशन समझे अभी कर लिया। वैल्यूएशन कि किस तरह हम नेट पे निकाल रहे हैं, किस तरह हम ग्रॉस पे निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, एम्प्लॉयज, तो हमने वैल्यूएशन वाला पार्ट कर लिया। अब हम अकाउंटिंग वाला पार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग वाला, कि रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, अगर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी। तो अब हम उसको देखते हैं। अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट टॉपिक 7 पे आइए, जरा पढ़िएगा। Direct labor costs are the cost of the hours worked by the production workers who are involved directly in the business productive activities at the normal hourly rate. Indirect labor costs normally include the overtime premium for direct workers and any added time hours for direct workers as well as the indirect workers employment cost. ठीक हो गया? अच्छा, अब सबसे पहले तो अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग सीखने के लिए हमें ये सीखना होगा कि भाई क्लासिफिकेशन क्या है या टाइप्स ऑफ लेबर क्या है। टाइप्स ऑफ लेबर कॉस्ट डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो इस डेफिनेशन से पढ़ के आपको क्या समझ आया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें जाएंगी। वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन वर्कर्स से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, यस और नो। सो प्रोडक्शन वर्कर्स। वेर एज ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या जा रहा है, ओवर टाइम जा रहे हैं। ओवर टाइम भी पूरा नहीं बताया इन्होंने, नहीं क्या गया, ओवर टाइम प्रीमियम, यानी ओवर टाइम का जो बेसिक है, ओवर टाइम का जो बेसिक है वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट में। और ओवर टाइम का जो प्रीमियम है वो कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट में। प्लस आइडल कॉस्ट भी कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट में। ठीक है। और बाकी जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं उनका तो जाएगा ही जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल सम 7.1। Given below are the labor costs incurred by a manufacturing business for the week commencing 23 July 2005. Direct production workers 1200 hours at $6.4 per hour. Direct production workers overtime hours 200 at the rate $9.5 per hour. Indirect workers 400 hours at 5.2 per hour. Indirect workers overtime hours 50 at $8 per hour. And of the hours paid to the direct production workers, 40 of these were idle time hours. ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, what is the total for direct labor and indirect labor for the week। तो बेसिकली अभी यहाँ हमने करना ये है कि हमने क्लासिफिकेशन अब देखनी है कि डायरेक्ट में क्या क्या जाएगा और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या जाएगा। तो डायरेक्ट में क्या क्या जाएगा, प्रोडक्शन वर्कर्स, ओवर टाइम बेसिक। इनडायरेक्ट में क्या जाएगा, ओवर टाइम प्रीमियम एंड आइडल कॉस्ट। अब एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है, इस एग्जाम्पल में से जो जो डायरेक्ट में जा रहा है वो डायरेक्ट में लिखो, और जो जो इनडायरेक्ट में जा रहा है वो इनडायरेक्ट में लिखो, जल्दी से जो जो आपको समझ आ रहा है। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स 1200 आवर्स एट द रेट $6.4 आवर्स। ये बताओ किधर जाएगा, मैं किधर लिखूं, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में। तो बताओ मुझे इसका, 1200 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 6.4। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, Direct production workers overtime hours. ओवर टाइम आवर्स कितने लिखे हुए हैं, 200 एट द रेट $9.4 पर आवर। तो 200 लिखा हुआ है एट द रेट
9.4 पर आवर, तो इसका मैं कौन सा हिस्सा डायरेक्ट में लेकर जाऊं, कौन सा हिस्सा इनडायरेक्ट में? 9.4 तो टोटल बता दिया ना ओवर टाइम, बेसिक तो ये है, तो इसमें से ये बेसिक को माइनस करो ना तो प्रीमियम पता चल जाएगा। Yes. कितना है? प्री प्री प्रीमियम है। तो 6.4 मैं इधर लेके जाऊंगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 6.4, और यहाँ पे क्या लेकर जाऊंगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 3। Yes. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? Indirect workers 400. ओवर टाइम आवर्स इनडायरेक्ट वर्कर्स का 50 एट द रेट $8 पर आवर, तो 50 आवर्स एट द रेट $8 पर आवर, इसका क्या करूं? ये इनडायरेक्ट का है, ये किसका है? इनडायरेक्ट का है, इसका क्या करूं? इसका जो indirect workers का है उसमें से minus. अब यहाँ पे रूल समझ लीजिए, ये किसका था? डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट का बेसिक इधर चला गया, प्रीमियम इधर चला गया। अब ये इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट पूरा का पूरा इधर जाएगा, ये रूल है, ये रूल समझ लीजिए, ठीक है? आगे, of the hours paid to direct production workers 40 of these were idle time hours। idle time कहाँ जाना है? इनडायरेक्ट में। Yes. आइडल रिदम, तो बेसिक में से वो कह रहे हैं कि ये 1200 आवर्स जो उन्होंने काम किया, इसमें से जो 40 आवर्स थे ना वो आइडल थे, तो इसमें से मैं माइनस कर दूं 40। Yes. और इस 40 को यहाँ ले जाऊं, Yes. यहाँ से माइनस करो तो बताओ कितना आ रहा है? 1160। Yes. अब इसका टोटल लिखो क्या? And 60 multiplied by 6.4, 7,400. 7,424, और फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 6.4 का क्या? 1280. 1280। अब ये दोनों को प्लस करो तो तुम्हारा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा 7424 प्लस 1280, 8,704. 8700। और इधर अब कैलकुलेट करें, ये 600 हो गया, ये 40 हो गया, ये 40 मल्टीप्लाई बाय 6.4, 256 ऐड कर दें, 600 प्लस 40 प्लस 256, 896. 896। लेट्स सी हमारा आंसर सही है या नहीं। 8704 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट करेक्ट, और इनडायरेक्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो हमने क्या चीज मिस कर दी? इनडायरेक्ट वर्कर्स वाला मिस कर दिया। 400 मल्टीप्लाई बाय 5.2, 400 मल्टीप्लाई बाय 5.2, टोटल निकालें 2080. 2080, और इसका टोटल 2976. फिर भी नहीं आ रहा, कोई और चीज मिसिंग होगी। आइडल टाइम निकाल लिए हमने 256, करेक्ट है। 2080 निकाल लिए, करेक्ट है। फिर 50 मल्टीप्लाई बाई 8 है, करेक्ट है, वो 400 है, किसी ने बताया ही नहीं। ये 400। Three three 36. क्लियर? Yes. अब समझ आ गया कि डायरेक्ट में कौन कौन सी चीजें जाएंगी और इनडायरेक्ट में कौन कौन सी चीजें जाएंगी? प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये रूल्स हैं। आप अपने पास रूल एज ए रूल नोट डाउन कर लीजिए और उसका पिक्चर ले लीजिए, रेफरेंस एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखें जो अगला सवाल है वो सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये आपने खुद से घर पे ट्राई करना है। और अभी जो आखिरी चीज रह गई है अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग, कि कहाँ रिकॉर्ड करें, विच साइड टू रिकॉर्ड, व्हाट टू रिकॉर्ड, वेदर टू रिकॉर्ड और नॉट। तो 7.2 पे आइए और देखिए, द ग्रॉस पे इज डेबिटेड, द ग्रॉस पे इज डेबिटेड टू द वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ग्रॉस पे कहाँ डेबिट होता है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट में। और फिर जो डायरेक्ट कॉस्ट का एलिमेंट है वो कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट।
और इनडायरेक्ट कॉस्ट का कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कहाँ जाएगी? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्रेडिट। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कहाँ जाएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। क्यों ये क्रेडिट क्यों हो रहा है और ये डेबिट क्यों हो रहा है? रीजन? कार्ड्स के पास जा रहे हैं, क्रॉस पे इसलिए उनका डेबिट हो रहा है। क्रॉस पे इंक्रीज हो रहा है, कार्ड्स के पास जा रहे हैं, उनके अकाउंट में डेबिट हो रहा है। ये ऐसे नहीं है। यस। क्यों? क्योंकि आपके कंपनी की कॉस्ट है, एक्सपेंस है। तो जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, आप तनख्वाह देते हैं, तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो जब आप तनख्वाह देंगे तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। यस। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जाएगी, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के नाम से जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे जा आ रहा है वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? तो दिस इज द एंट्री दैट्स गोइंग टू हैपन। इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जितने सवालात हमने किए हैं वो आपने दोबारा घर पे इन प्रैक्टिस रजिस्टर में कॉपी में लिख कर करने हैं, रिपीट। और जो हमने इसमें छोड़े हैं, जो हमने क्लास में नहीं किए, वो आपने घर में खुद से अटेम्प्ट करने हैं। और फिर अगर उसमें से कोई सवाल ना समझ आए तो मुझसे क्लास में पूछने का फर्ज और जिम्मेदारी आप लोगों की। ठीक है? तो ये चैप्टर कंप्लीट है। मैं चाहूंगी, आज थर्सडे हो गया है, फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास 3 गुड डेज हैं। आप काइंडली अकाउंटिंग फॉर मटेरियल एंड अकाउंटिंग फॉर लेबर, ये दोनों को घर पे प्रॉपर पढ़ के रिवाइज करके अच्छे से आइए, और सारे इसके सवालात करके आइए। ठीक है? जो इसके क्विक क्विज के भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है। और आप इसी ऑर्डर से चलेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं पहले क्विक क्विज कर लूं, नहीं नहीं मैं पहले रिवीजन किट के क्वेश्चंस कर लूं। नो, first you're going to attempt the example sums that we did in the class. You're going to repeat them and understand the concept and the rules once again. Then you're going to try the sums which we haven't attempted in the class, and then finally you're going to attempt the quick quiz, and then you're going to come to the revision kit questions. इसी ऑर्डर में चलना है। ठीक है? तो ये अकाउंटिंग फॉर मटेरियल और लेबर नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे चाहिए आप लोग का पक्का। गेटिंग द पॉइंट? और कोई सवाल अगर ना समझ आएगा तो आप मार्क करके रखेंगे और अगली क्लास में ही पूछ लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक पे नहीं आऊंगी। और अगली क्लास में फिर हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।